रॉल्स लॉ जो है ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस की डिस्क्रिप्शन कैसे है कि जैसे आपने कुछ आइडियल गैसेस पढ़ी हैं जिनको आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो गैसेस हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको फॉलो करती हैं, वो आपके पास आइडियल गैसेस हैं। इसी तरह आपके पास कुछ आइडियल सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें जो आप स्टैंडर्ड बिहेवियर है आइडियल सॉल्यूशंस का, ठीक है, या फिर जो आप कंपैरिजन करते हैं रियल सॉल्यूशंस का, वो किससे करते हैं, रॉल्स लॉ से, ठीक है। अब रॉल्स लॉ जो है वो आपके पास किस चीज का बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, आइडियल सॉल्यूशंस का। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशंस को डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब जनरली आपके पास सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कहते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिलाएं तो आपके पास सोल्यूशन बन जाता है, यही पढ़ा है, यस मैम। ठीक है। अब क्या है कि आपके पास जो एक्टिविटी होती है ना सोल्यूशन की, एक होती है एक्टिविटी कि आपका सोल्यूशन जो है वो ओवरऑल जो है वो कितना जो है वो आपके पास एक्टिव है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, जो भी फंक्शन आप उससे क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी आप किस चीज पे डिपेंड करती है, वो एक तो एक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है सोल्यूशन की, और एक एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है कि आपका सोल्यूट कितना एक्टिव है और आपका सॉल्वेंट कितना एक्टिव है, सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट की कितनी कंसंट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके लिए जो आप कॉमन टर्म यूज करते हैं वो आप ये कहते हैं कि अल्फा ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब ये अल्फा जो है ये फॉर एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट, क्लियर, ठीक है। ए जी अल्फा 1 मैम। जो है वो सॉल्वेंट के लिए और अल्फा 2 जो है वो सोल्यूट के लिए। और एक चीज आपने यहाँ पे याद रख लेनी है कि ये जो आपके पास सबस्क्रिप्ट है ना 1 और 2, ये यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, जहाँ पे जिस भी कंपोनेंट के साथ जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 है तो ये अंडरस्टूड है कि वो सॉल्वेंट के लिए, और जहाँ पे भी 2 है अंडरस्टूड है कि वो सोल्यूट के लिए। एक्स के साथ लिखा हुआ है, एल के साथ लिखा हुआ है, एम के साथ, जहाँ पे भी 1 है वो सॉल्वेंट के लिए, जहाँ पे भी 2 है वो सोल्यूट के लिए, क्लियर। यस मैम। जी मैम। यस मैम। अब सोल्यूशन की एक्टिविटी जो है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट की एक्टिविटी को ऐड करने से आती है आपके पास। अब जो आपके पास एक्टिविटी है ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन की, अल्फा 1 और अल्फा 2 जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है, ये आपके पास इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट के। यहाँ पे आपने क्या डेफिनेशन ली कि जो आपके पास एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है वो अपने कंपोनेंट्स की एक्टिविटी की एक जो है उसका सम करने से आती है, ठीक है। और जो आपके पास ये अल्फा 1 और अल्फा 2 है ये फर्दर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के इक्वल है। अब जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, यानी एक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट अगर जो है वो अल्फा 1 है तो ये अपनी मोल फ्रैक्शन x1 के इक्वल है, और जो एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट है ये आपके पास क्या है, x2 के इक्वल है। ये मोल फ्रैक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन। अब मोल फ्रैक्शन को भी आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, या फिर आप अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपके पास N1 जो है वो सॉल्वेंट के मोल्स हैं और N2 जो है वो आपके पास सोल्यूट के मोल्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दें। अगर आप N1 जो है उसको डिवाइड करते हैं N1 प्लस N2 पे, यानी N1 प्लस N2 असल में आपके पास क्या है, पूरे सोल्यूशन का जो के नंबर ऑफ मोल्स है। अगर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स N है, N1 है, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स N2 है, उन दोनों को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट भी कर देती हूँ आपके लिए, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं जो है वो सिर्फ N2 लेती हूँ, ठीक है, और उसको डिवाइड करती हूँ N1 प्लस N2 पे, ठीक है, तो ये मैंने आप क्या किया है कि जो आपके पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स थे उनको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर दिया, तो ये इसकी मोल फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे N1 लिख दूं तो ये सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी फ्रैक्शन होगी ओवरऑल आपके पास जो है वो टोटल सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, क्लियर। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो यही आपका जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है, ठीक है, इसकी ये जो मोल फ्रैक्शन वगैरह है इसको भी हम फर्दर डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। फिलहाल आपने क्या करना है कि रॉल्स लॉ जो है, यहाँ तक सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट लेने के बाद आपने रॉल्स लॉ को अंडरस्टैंड करना है,
रॉल्स लॉ आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो vapor pressure of pure solvent is lowered and lowering of vapor pressure is directly proportional to the amount of solute dissolved in fixed amount of solvent. अब हम क्या करते हैं, इस पूरी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे इसके अंदर आपके पास एक नॉन वोलेटाइल की टर्म है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की टर्म है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, आपके पास वेपर प्रेशर है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व के। ये सारी टर्म्स जो है ये हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नॉन वोलेटाइल जो टर्म है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि ऐसा सॉल्वेंट जो या ऐसा कंपोनेंट जो इजीली इवोपरेट नहीं होता, ठीक है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। जैसे आपके पास जो है वो ऑयल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो आप उसको जितना भी गर्म करें आपको कभी भी उसके वेपर्स आसानी से नजर नहीं आएंगे। कभी देखिए ऑयल के वेपर्स? नहीं। नहीं। इस जो भी आपके पास ऐसा लिक्विड होगा जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो इजीली इवोपरेट नहीं करेगा, ठीक है, और उसको हम कहेंगे कि वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। जैसे आपके पास ऑयल हो सकता है, हनी हो सकता है, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है और ये इजीली इवोपरेट भी नहीं होते। उसके बाद जो आपके पास सेकंड टर्म है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये पहले पढ़ा है, जी मैम। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यस को कंडक्ट मैम। करते हैं चार्जेस। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के पास चार्जेस होते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे यस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, सोडियम आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हो गया अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर। इसी तरह अगर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटाइंस और एनाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है जिनकी हाइड्रोलिसिस से वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस मौजूद हैं चार्जेस। जी मैम। इसलिए हम इनको कहते हैं कि इनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट हैं क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। ये दोनों अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन शो कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हैं तो वो एक आपके पास ऐसा जो है वो कंपोनेंट होगा जिसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करें या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें वो कभी भी अपने यूनिट्स में डिवाइड नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ये तो ब्रेकअप हो गया था ना अपने आयंस में, लेकिन ये अपने किसी भी स्मॉलर यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ना ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना सकता है। क्लियर? जी मैम। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो है जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट ना हो, जो आयंस जनरेट ना करे। क्लियर? जी मैम। ठीक जी है। तो मैम। रॉल्स लॉ ने फिर एक ऐसा सोल्यूट लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था, ठीक है। रॉल्स लॉ ने ऐसा सोल्यूट लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था, वो इजीली इवोपरेट भी नहीं होता था और वो अपने आयंस में भी कन्वर्ट नहीं होता था, ठीक है। अब ऐसे सोल्यूट को अगर आप ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रेकअप नहीं होता ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स का इसके अंदर, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का लो हो जाता है। अब हम वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो एक बीकर के अंदर मौजूद है, ठीक है, आप क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, उसके वेपर्स निकलेंगे, जी मैम। निकल के कहाँ जाएंगे, एयर में। एयर में जाएंगे। इस प्रोसेस का क्या नाम है? एवेपोरेशन। इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर से जो है वो उसको हीट तो करती हूँ लेकिन ऊपर से मैं क्या करती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ कंटेनर को। अब वेपर्स कहाँ जाएंगे? ऊपर ढक्कन के साथ लगना शुरू हो जाएंगे। जी, ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जेटिक है। जो वेपर्स बाहर निकल गए उनकी एनर्जी ज्यादा थी, अब उनके पास एनर्जी है, वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, उनके पास रास्ता नहीं है, आपने कंटेनर ऊपर से बंद कर दिए। अब वो क्या करेंगे, एनर्जी उनके पास अब भी है, वो अपनी एनर्जी को कहीं यूज करना चाहते हैं, कहाँ यूज करेंगे? अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे, वो क्या, कंडेंस हो जाएंगे।
कंडेंस होने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, जब उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, जिस लिक्विड की सरफेस से निकली है उसी सरफेस के साथ जो है वो दोबारा कोलाइड करने की कोशिश करेंगे। और जब दोबारा उस सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे तो उनकी कंडेंसेशन होगी और वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? जी मैम। तो वेपराइजेशन तो हो ही रही है, साथ में कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आप सिस्टम को क्लोज कर देंगे तो वेपराइजेशन तो हो रही थी, साथ में कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा कि कुछ देर के बाद आपके पास जो कंडेंसेशन और वेपराइजेशन है इन दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये वेपर्स इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो अब क्या किया, रॉल्स ने एक ऐसा सोल्यूट लिया, ठीक है, जो इजीली इवापोरेट नहीं होता था, आइंस में कन्वर्ट नहीं होता था, और जब उसको आप ऐड करते थे सॉल्वेंट के अंदर तो वो वेपर प्रेशर को लो कर देता है, यानी सरफेस से निकलने वाले वेपर्स की क्वांटिटी को कम कर देता है। कैसे काम करता है, क्योंकि जैसे सपोज मैं यहाँ पे ऑयल को जो है वो ऐड करती हूँ इसके अंदर, तो आपने देखा होगा कि ऑयल या पेट्रोल जब पानी के अंदर डालते हैं तो कभी भी टोटली डिजॉल्व नहीं होता, सरफेस के ऊपर ही एक लेयर सी बना लेता है। देखा कभी, ऑब्जर्व किया? क्योंकि ऑयल और पेट्रोल जो है ये दोनों है नॉन पोलर, ऑर्गेनिक है, और आपका वाटर क्या है, पोलर है। यस मैम, पोलर है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ऑयल जो है वो ऊपर ही एक लेयर सी बना लेगा। ठीक है, अब वो एक ऐसी लेयर है कि नीचे वाले वेपर्स जो है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस लेयर को क्रॉस करके। जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो डेफिनेटली वेपर्स बनते ही कम है। जब वेपर्स कम बनते हैं तो आपके पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। बात की समझ आई? जी मैम। क्योंकि वो जो आपका सॉल्वेंट सोल्यूट है वो तो पहले ही नॉन वोलेटाइल है, खुद तो वो वेपर्स बना ही नहीं सकता, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ना ही वो अपने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो क्या करता है कि नीचे से जो प्योर सॉल्वेंट है उसके जो वेपर्स बाहर निकल के वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे उनको कम कर देता है। क्लियर? जी जी मैम। मैम। और जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई डेफिनेशन की कि जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लो हो जाता है, और जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट आप ऐड करेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। क्लियर? जी जी मैम। मैम। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें हम जो है वो चेक करेंगे, जैसे कि हम एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व की, जो कि डेफिनेशन में उसने दोनों चीजें दी हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के दरमियान हम एक क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है ये FM रॉल्स था, एक साइंटिस्ट ने 1887 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट की। ठीक है, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपके सॉल्वेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये x1 था, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको एक मैंने वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, साथ में x1 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म किया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया P0। ठीक है, अब ये आपके पास वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, ये आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, ये जो P0 है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और x1 आपने पहले से अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब अगर मैं x1 को इधर ही रहने देती हूँ, P0 को इधर ले आती हूँ, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो x1 किसके इक्वल हो गया, P/P0 के। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस की एक इक्वेशन है तो उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे आप सेम फंक्शन जो है वो कर सकते हैं, तो मैंने दोनों साइड्स को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को 1 में से माइनस किया, नजर आ रहा है? जी मैम। दोनों साइड्स को मैंने जी मैम। 1 में से माइनस कर दिया। माइनस करूंगी तो रॉड्स लॉ की एक और जो कैलकुलेशन आपने याद रखनी है, उसने ये कहा है कि जो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है इसको आप ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 आता है, x1 और x2 को ऐड करें तो आंसर हमेशा
1 आता है, ये भी रॉल्स लॉ ने कहा है फॉर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर ये इसके इक्वल है तो मेरे पास अगर मैं सिर्फ x1 की वैल्यू निकालूं तो वो 1 माइनस x2 हो जाएगी। ठीक है, जी मैम। अब ये जो 1 माइनस x2 है, ठीक है, इस 1 माइनस जो x1 है, या आपके पास अगर यहाँ पे 1 माइनस x2 हो, उसकी वैल्यू आ सकती है इधर इस इक्वेशन से। जी मैम। ठीक है, अब 1 माइनस x1 किसके इक्वल आएगा? x2 के इक्वल। क्लियर? अब जो है वो आपके पास आ गया एक कॉन्सेप्ट कि 1 माइनस पी ओवर पी नॉट किसके इक्वल है? x2 के इक्वल। ठीक है, तो अब जो है वो x2 जो है, अगर यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ये पी नॉट है तो ये पी नॉट माइनस पी आ जाएगा। क्लियर? ये एलसीएम लेने से आया इसका। जी मैम। ठीक है, अब ये जो मेरे पास पी नॉट है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पी जो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई था, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड करने के बाद सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इन दोनों वेपर प्रेशर्स का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्लियर? यस मैम। ये पी Yes, नॉट ओवर ma'am. पी जो है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और ये जो आपके पास रेशियो आई थी पी नॉट ओवर पी माइनस पी नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि ओवरऑल आपकी सोल्यूशन के अंदर जो है वो एक्चुअल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितनी वेपर प्रेशर कम हुआ है। ये आप कंपैरिजन करके निकालते हैं, और ये आप जनरल देखते हैं कि सोल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, और x1 जो है वो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट थी, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट थी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप नोट करें तो मैंने आपको कहा था कि 1 टर्म सॉल्वेंट के लिए होगी, 2 टर्म सोल्यूट के लिए होगी, ये यहाँ पे भी ओबे हुई। अब आपके पास डेफिनेशन जो है वो रॉड्स लॉ की आ गई। अब हम ये कहते हैं कि जितने भी सॉल्यूशंस, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन इस डेफिनेशन को ओबे करते हैं, इस रॉड्स लॉ को ओबे करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर? जी मैम। यानी वो सारे सॉल्यूशन जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, ठीक है, और सोल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर भी लो होता है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं जो कि रॉड्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। क्लियर? जी मैम। ठीक है, जी अब मैम। हम जो क्या करते हैं, रॉड्स लॉ जो है, ठीक है, जो कि आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है, उसको 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए चेक करते हैं। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि सॉल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिला है, जिसमें एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। एक कंपोनेंट को मैंने कंपोनेंट ए कह दिया, दूसरे कंपोनेंट को मैंने कंपोनेंट बी कह दिया, कोई से 2 कंपोनेंट्स। अब जो ए का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ये पीछे हमने रिलेशनशिप जो डिराइव किया था, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। ठीक है, अब ए के लिए सिर्फ क्या होगा कि रिलेशनशिप वही है, सिर्फ नीचे ये मैंने ए लगा दिया, ए को डिफरेंशिएट करने के लिए। समझ आ रही है? जी मैम। सिर्फ मैंने ए लगा दिया, रिलेशनशिप वही है। इसी तरह बी के लिए जो है वो नीचे बाकी वही है आपके पास, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, सिर्फ नीचे बी लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो टोटल सोल्यूशन जो है उसका जो मेरे पास प्रेशर होगा वो क्या होगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम होगा। जितने कंपोनेंट्स प्रेशर लगा रहे होते हैं एक सिस्टम के अंदर, उन सबको ऐड करें तो तब प्रेशर आपके पास टोटल आता है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग इन दोनों प्रेशर्स का सम होगा। अब इन दोनों की वैल्यूज भी हैं मेरे पास, वो भी मैं पुट कर सकती हूँ। ठीक है, टोटल प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इन दोनों की वैल्यूज भी लगा सकती हूँ। वैल्यूज लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें से फिर मैं ये जो मेरे पास रॉड्स लॉ था जिसमें मैंने कहा था कि x1 प्लस x2 जो है दोनों हमेशा 1 के इक्वल होंगे, इसी तरह उसी के अकॉर्डिंग xa प्लस xb जो है वो भी 1 के इक्वल होंगे, और xa की वैल्यू इसमें से मैं निकाल सकती हूँ। xa इधर ही रह जाएगा, ठीक है, xb दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, xa की वैल्यू आ गई। xa की वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं? जी मैम। लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये xa की वैल्यू वहां पे जाएगी तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो पी नॉट ए है इनको इन दोनों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई करूंगी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फर्दर अगर मैं यूज करूंगी तो आप ये देखें इन दोनों के अंदर एक्स बी कॉमन है, आ सकता है कॉमन? जी मैम। ठीक है, हम क्या जी करते मैम। हैं, इस रेड वाले पार्ट के अंदर से एक्स बी को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी रह गया। अब अगर आप देखें तो ये आपकी ये एक जानी पहचानी इक्वेशन बन गई, याद आई है?
एक इक्वेशन आपने ऐसी पढ़ी है जिसको आप कहते थे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यस ठीक है, अब हम जी क्या कर मैम। सकते हैं, ये एम एक्स है, एक्स बी को एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं, पी को वाई एक्सिस पे लेके एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और वो ऐसा ग्राफ बनता है, ये आपने एफएससी में देखा हुआ है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा ग्राफ जो है वो बन जाता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें पी जो है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल है, ये वाली इक्वेशन। फिर आप क्या कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के लिए फर्दर जब इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर आपके पास कम हो रहा है और सोल्यूट का वेपर प्रेशर आपके पास ज्यादा हो रहा है, तो आपके पास इस तरह का क्रॉस आ जाता है। क्लियर? ये वाला एक्सप्रेशन, ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ऐसा ग्राफ आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास वो सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन है और राल्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास जो रियल सॉल्यूशंस हैं क्या वो ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, या फिर आइडियल और रियल सॉल्यूशंस का। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करके चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमने कहा है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, लेकिन जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राल्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये पहला डिफरेंस हो गया। क्लियर? ये डेफिनेशन से ही हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन राल्स लॉ को ओबे करेगा, लेकिन रियल सॉल्यूशन के अंदर जरूरी नहीं है कि जो भी सोल्यूट आप ऐड करें वो नॉन वोलेटाइल भी हो, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो, वो वेपर प्रेशर को लो भी करता हो। क्योंकि रियल सॉल्यूशन में तो आपने देखा, आप सोडियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, आप कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनाने हैं, बनाएंगे ना। यस मैम। ठीक है, तो वो तो आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है राल्स लॉ उसको ओबे ही नहीं कर रहे, तो रियल सॉल्यूशन जो है वो राल्स लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन जो है उसमें अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड करें, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे, यानी अगर मैंने सॉल्वेंट जो है उसके भी 5 मिलीलीटर ले लिया, सोल्यूट के भी 5 मिलीलीटर ले लिए, तो सॉल्यूशंस के एग्जैक्टली 10 मिलीलीटर आपके पास आंसर में आएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वहां पे ये केस नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड करने से आपके पास एग्जैक्टली वॉल्यूम जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होगा, या तो आपके पास उससे स्मॉलर आंसर आएगा या ग्रेटर आएगा। एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा, 9 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के दो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनको एक दूसरे के अंदर ऐड किया है। ठीक है, और क्यों ये आपके पास कम या ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब आप डिफरेंट किस्म के सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं, तो कहीं पे जहाँ पे वो दोनों आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, जिस लेयर के ऊपर, जिस बाउंड्री के ऊपर, कहीं पे वो दोनों वेपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कहीं पे वेपर प्रेशर डिक्रीज करते हैं। वेपर प्रेशर इंक्रीज करें तो लिक्विड थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है और आपके पास आंसर जो है वो आपके सम से ज्यादा आता है, और जहाँ पे वेपर प्रेशर कम होता है वो वहां पे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मर्ज कर जाते हैं, थोड़ा सा इवापोरेट करके वेपर्स बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वाटर को ऐड किया तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से तो पहले ही वेपर्स निकल रहे होते हैं, जब वाटर ऐड करेंगे और वेपर्स निकलेंगे, जब कुछ उसका पार्ट निकल जाएगा तो आपका एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो दोनों कंपोनेंट्स के सम से कम हो जाएगा। क्लियर होगी टर्म? जी मैम। ठीक है, नंबर 3 पे आप आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये जनरल आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास चेंज ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पे 0 है। इन दोनों को ऐड करने के बाद किसी किस्म का चेंज ऑफ वॉल्यूम सोल्यूशन में नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे आपके पास कोई ना कोई चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा, 0 नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास अगर आप इंथाल्पी चेंज देखते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से, तो आइडियल सोल्यूशन के केस में किसी किस्म का इंथाल्पी चेंज नहीं होगा। इंथाल्पी चेंज 0 होने का मतलब क्या है कि ना ही दो कंपोनेंट को मिक्स करने से हीट इवॉल्व होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? ना हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब यस होगी। मैम। ठीक है, लेकिन जहां पे आपके पास जो है वो डेल्टा है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट इवॉल्व होगी, यानी या तो एक्सोथर्मिक मिक्सिंग होगी या एंडोथर्मिक मिक्सिंग होगी। दो सॉल्वेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में आप ऐड करें तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, और अगर आप आइस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, आइस हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आइडियल सॉल्यूशन में। जैसे मैं अगर ऑयल को वाटर में मिक्स करूं
तो आपके ख्याल में मिक्सिंग के बाद ऑयल की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क पड़ेगा? ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ऑयल की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क पड़ेगा? मैम थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी? ऑयल के पार्टिकल्स पहले भी अपने जैसे ही, यानी ऑयल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल तो आप ऐड नहीं कर रहे ना, उसके मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं। तो मिक्सिंग से पहले भी ऑयल के मॉलिक्यूल्स अपने ही ऑयल मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अपने जैसे और फेलो ऑयल मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे मिक्सिंग से पहले भी, और मिक्सिंग के बाद भी अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिक्सिंग से पहले अपने जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, और मिक्सिंग के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स, हाँ जी मैम हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाता है ना ऑयल के दरमियान और वाटर के दरमियान, नहीं तो थोड़े बनता, से मिक्सअप हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो नहीं बनती, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ऑयल नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि जी एक हाइड्रोजन हो और कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो। लेकिन ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, बल्कि उसके पास कार्बन है, जी मैम। ठीक है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इसीलिए जब आप उन दोनों को, ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, आपको दोनों अलग अलग नजर आते हैं मिक्सिंग के बाद भी, ठीक है। दोनों की अलग अलग लेयर बनी हुई होती है, ऑयल ऊपर होता है, यस वाटर मैम। नीचे होता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल अपने ही मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर अपने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर दोनों एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करें तब मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की आइडियल सॉल्यूशंस में, वो बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग एक जैसी ही होती है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, जैसे आपके पास ऑयल और वाटर यहाँ पे मैंने एग्जांपल में कोड कर दिया है। और अगर आपका जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो जो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग को डिफरेंट होगी। या तो सोल्यूट और सॉल्वेंट और ज्यादा पावरफुली एक दूसरे को जो है वो मिक्स करना शुरू कर देगा, या और ज्यादा पावरफुली एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मिक्सिंग के बाद या तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, या फोर्सेज ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह कुछ आपके पास ऐसे हैं जहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही होंगी, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे फोर्सेज ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो रही होंगी। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को आपने अलग से भी पढ़ना है डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ आप इसका कंपैरिजन देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस के साथ। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोड कर दिया। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड कर दें, उसके बाद आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं कि अगर आप बेंजीन को टालवीन में ऐड कर दें, बेंजीन को ईथर में ऐड कर दें, क्लोरोबेंजीन को ब्रोमो बेंजीन में ऐड कर दें, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप नॉन आइडियल में मरकरी को कार्बन डाइसल्फाइड में ऐड कर दें, मरकरी को क्लोरोफॉर्म में ऐड कर दें। और यहाँ पे आपने कहा था कि एक्टिविटी जो है वो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है, और जो सॉल्वेंट की एक्टिविटी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है, और जो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो उसकी एक्टिविटी के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें भी ओबे नहीं होती, या तो आपके पास एक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। क्लियर? जी मैम। तो जी मैम। ये आपके पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है उनका डिफरेंस था, ठीक है, जिसको आपने डिटेल में देख लिया एक दफा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। मुझे ये बताएं कोई प्रॉब्लम इसमें अगर हुआ।